रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपने बहनोई से शादी करनी थी, क्योंकि जब से मेरी बहन की शादी हुई थी मेरे बहनोई ने मेरी बहन की ज़िंदगी जन्नत बना दी थी। वो मेरी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे। वो मेरी बहन का घर का कोई काम ना करने देते थे। नौकरों की तरह मेरी बहन के आगे पीछे घूमते रहते। इसीलिए मुझे अपनी बहन से नफरत हो गई थी, क्योंकि मुझे भी अपने बहनोई जैसा शौहर चाहिए था और मेरा रिश्ता कहीं भी तय नहीं हो रहा था। इसीलिए एक दिन मैंने अपने बहनोई को कह दिया कि वो मेरी बहन को तलाक देकर मुझसे शादी कर ले। मेरी बात पर मेरे बहनोई का दिमाग चकरा गया था। इससे पहले कि वो मुझे थप्पड़ मारते, इन्होंने एक एक शर्त रख दी। मैं इनसे शादी के लिए हर शर्त मानने को तैयार थी, मगर उस वक्त मेरे जिस्म से जान निकल गई जब शर्त के मुताबिक उन्होंने मेरे साथ, मेरा नाम इरम है, मेरी बहन की कोई गोरी रंगत और तीखे नक्श पर मेरा बहनोई अरशद बाजी के पेट में जरा सा दर्द क्या उठ गया। अरशद भाई की जान पर ही बन गई थी। वो बाजी को गोद में भरकर अस्पताल ले गए और दोनों छोटे बच्चों को मेरे हवाले कर गए। वापसी पर भी वो बाजी का हाथ थामे घर में दाखिल हुए और इन्हें कमरे में जाकर लिटा दिया। मैं एक साथ इन दो बच्चों को संभाल संभाल कर हलकान हो चुकी थी और अरशद भाई को बाजी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इनकी बेटी को पैदा हुए आज 7वां दिन था, लेकिन ना जाने बाजी के पेट का दर्द क्यों खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इरम, अपनी बहन को खाने के साथ साथ दवाइयां भी दे दो ताकि वो अपनी नींद पूरी कर ले। मैं बावर्ची खाने में दूध गर्म कर रही थी कि पीछे से अरशद भाई ने आकर मुझे हदायत दी। मैंने एक नज़र इन पर डाली, लेकिन वो तो जितनी तेजी से आए थे उतनी ही तेजी से वापस कमरे में लौट गए। एक तरफ थी रोमिया के लिए दूध गर्म हो रहा था और दूसरी तरफ मैंने ट्रे में अपनी बाजी फातिमा के लिए खाना लगाया और साथ ही दवाइयां भी ट्रे में रख दी ताकि वो खाना खाते ही दवाइयां भी खा लें। कमरे का दरवाज़ा बंद था, इसलिए मैंने अपने हाथ में ट्रे लेकर दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई और अरशद भाई को आवाज़ देने लगी। मेरी आवाज़ पर उन्होंने दरवाज़ा खोला और ट्रे लेकर दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके इस अंदाज में पूरी तरह मेरा दिल दुखा दिया था। क्या होता अगर वो मुझे भी कमरे के अंदर आने को कह देते? मैं भी बाजी की खैरियत दराफ्त कर लेती, लेकिन अरशद भाई को तो खुद ही बाजी के साथ चिपके रहना होता था। इन दोनों को देखकर कभी कभी मेरा भी दिल चाहता कि मेरी ज़िंदगी में भी अरशद जैसा कोई मर्द शामिल हो जाए, जैसे मेरे अलावा दुनिया में कुछ दुखाई ना दे। 15 साल की थी, लेकिन मेरे अंदर पैदा होने वाली तब्दीलियां और किसी के साथ मिलन की तमन्ना दिल में किसी हसरत की तरह पैदा हुई थी। इसीलिए मैं जब भी अरशद भाई को बाजी के करीब देखती तो मेरे दिल में एक हौक सी उठती। यह बाजी का दूसरा बच्चा था। इससे पहले भी इनके बड़े बेटे की पैदाइश के वक्त इनके घर आकर ठहर गई थी और इस बार भी बाजी ने मुझे रहने के लिए बुला लिया था। इतने सालों में अरशद भाई की मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आया था। पहले बच्चे के वक्त भी वो बाजी के पीछे ऐसे ही पागल थे और अब बड़ा बेटा हादी 1.5 साल का था। इसकी पैदाइश के वक्त मैं रात दिन बाजी के कमरे में ही सोफे पर सोया करती थी। उस वक्त मैं 13 साल की थी। रात के किसी पहर मेरी आंख खुलती तो अरशद भाई को बाजी के साथ देखकर एक अजीब सा एहसास जागता। फिर नन्ही रुमैसा पैदा हो गई, लेकिन इस दफ़ा मुझे दूसरे कमरे में रखा गया था। बड़े ऑपरेशन से बच्चे होने की वजह से बाजी अपनी जगह से उठ भी नहीं सकती थी। मैंने ही सहारा घर संभाला हुआ था और हादी को भी मैं ही देख रही थी। जब से बाजी अस्पताल से घर आई थी, हादी को मैं अपने साथ दूसरे कमरे में सुला रही थी। अरशद वक्त अक्सर हादी को देखने के लिए मेरे कमरे का चक्कर लगा लिया करते थे। आज भी हादी मेरे साथ सोने के लिए लेटा था। मैं इसे संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसकी आवाज़ सुनकर अरशद कमरे में चले आए और ट्राउज़र और बनियान पहने हुए थे। पहली दफ़ा मैंने इन्हें ऐसे देखा था। शायद वो हादी के रोने की आवाज़ सुनकर जल्दी में टी शर्ट पहने बगैर ही आ गए थे। अरशद हादी को गोद में लेकर सीने से लगाए आ रहे थे और मैं मुस्तकिल इन्हें देख रही थी। पहली दफ़ा मेरी नज़रें इनके लिए बदल गई थी। शायद ये मेरी उम्र का तकाजा था। दिल में ख्याल आया था कि ये क्या वो मर्द मेरा नसीब नहीं हो सकता? क्या ऐसे नहीं हो सकता कि अरशद बाजी की जगह मुझसे मोहब्बत करने लगे? अरशद ने हादी को मेरे पास लिटाया और सो चुका था। वो मुझसे कहने लगे, इरम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह तुमने मेरा घर संभाल लिया है। मैं घर की तरफ से पूरी तरह बेफिक्र हो गया हूँ। अरशद के मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे खुशी का एहसास हुआ था। वही बाजी का नाम आने पर मेरा मुंह हल्क तक कड़वा हो गया था। क्या हो जाता अगर शहरयार भाई मुझे बाजी का नाम लिए बगैर ही मेरी तारीफ कर देते? इनके जाने के बाद मैंने खुद को आईने में देखा। मैं बाजी जितनी हसीन नहीं थी,
मगर इतनी भी बुरी नहीं थी कि अरशद मेरा नहीं हो सकता था। इस सवाल ने मेरे दिल में हलचल मचा दी थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये कभी किसी तरह मुमकिन नहीं है। अरशद भाई तो बाजी से बहुत मोहब्बत करते थे और इनकी मोहब्बत की मिसालें खानदान भर में थी। अगली सुबह कमरे से निकलने से पहले मैंने खुद को आईने में देखा और तैयार होने लगी। मैं बावर्ची खाने में गई तो जानबूझकर अपना दुपट्टा एक साइड पर रख दिया और कामों में मगन हो गई। रोजाना की तरह अरशद भाई थोड़ी देर में बाजी के लिए नाश्ता लेने मेरे पास चले आए। एक नज़र मुझ पर पड़ते ही वो चौंक गए और खामोशी से नाश्ता उठाकर कमरे में चले गए। मैं देखना चाहती थी कि वो कब तक मेरे वजूद से नजरें चुराएंगे और बाजी की मोहब्बत में मुब्तला रहेंगे। मैंने सुन रखा था कि मर्द अपनी बीवी से कितना वफादार क्यों ना हो, बाहर वाली औरत इसके दिल में जल्दी अपनी जगह बना ही लेती है। मैं तो कुछ उम्र की कच्ची नई नई जवान लड़की थी। मैंने भी अपने अंदाज बदल दिए थे। अब मैं अरशद से पहले की तरह बात नहीं करती थी, बल्कि मेरी बातों में मोहब्बत की चाशनी होती और अदाएं भी कातलाना होती। जवानी के तकाजों ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं किसी मर्द की मोहब्बत में और तवज्जो हासिल करूं। वो अरशद ही मर्द। मेरा दिल आ गया था। मैंने एक दफ़ा भी ये नहीं सोचा था कि वो मेरी बहन का शौहर है और 2 बच्चों का बाप भी है। मुझे कौन सा अरशद के साथ शादी करनी थी। मैं तो वक्ती तौर पर इसकी तवज्जो और मोहब्बत की तलबगार थी। मैं अपनी वैरान जिंदगी में कुछ देर बाहर जाती थी और अगली रात मैंने जानबूझकर खुद ही हादी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और खूब जोरों शोर से रोने लगा। हादी की आवाज़ पर अरशद फौरन ही मेरे कमरे में चले आए। अपना बेटा नहीं, इन्हें बहुत अजीज था। मैं पहले से ही तैयार बैठी थी। दुपट्टे से बेनियाज तांग लिबास पहने मैंने खुद को खुशबू में बसा रखा था। हादी मेरे गोद में था। अरशद जैसे ही इसे लेने के लिए मेरे करीब हुए, मैंने जानबूझकर इनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। एकदम गड़बड़ा से गए और फिर हादी को चुप करवाने लगे। मेरी नज़रें अरशद पर टिकी हुई थी और आज उन्होंने भी इस बात को महसूस कर लिया था। मैं इस रात के बाद बहुत कुछ बदल गया। मैं हर रोज़ कमरे में तैयार होकर निकलती और अरशद के आगे पीछे रहने की कोशिश करती। अरशद एक टैक्सी ड्राइवर थे, इसलिए वो दिन के वक्त में भी घर के 1-2 चक्कर लगा ही लिया करते थे। बाजी की तबीयत बेहतर नहीं हुई थी। इन्हें कोई अंदरूनी मसला हो गया था। मुझे अपनी बाजी हो गए थे। एक रात अरशद हादी की आवाज़ पर मेरे कमरे में आए तो मैंने इन्हें जानबूझकर रोक लिया। मैंने कहा कि अरशद भाई आप भी यहीं सो जाएं। आपकी शक्ल देखकर रोता हुआ हादी चुप हो जाता है। बाजी तो दवा खाकर गहरी नींद सोती है और रुमैसा को भी आप यहीं ले आएं, मैं संभाल लूंगी। मेरी बात सुनकर अरशद सोच में पड़ गए और फिर रुमैसा को भी उठा लाए। थोड़ी देर बाद मैं दोनों बच्चों को सो गए। अरशद जैसे ही सोने के लिए सोफे पर लेटे, मैंने रोना शुरू कर दिया। वो परेशान होकर मेरे पास चले आए। मुझे बाजी की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, वो कब ठीक होगी। मैंने बहुत चालाकी से अरशद की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मैं जानती कि वो दरवाज़ा है जो मुझे अरशद के दिल में जाने का रास्ता देगा। मैं रोते हुए अरशद के सीने से लग गई। वो मुझे दिलासे देने लगे कि बस कुछ दिन में ही तुम्हारी बाजी ठीक हो जाएगी। रात का अंधेरा और एक नामहरम की गुर्बत अरशद को ज़्यादा देर ना लगी और वो रास्ता भटक गए। बाजी और इनके दरमियान वैसे भी बहुत दिनों से दूरी थी। ऐसे में मैं इन्हें मेरा साथ मिला तो वो बेकाबू हो गए। सुबह उठे तो वो शर्मिंदगी से सर झुका के, मगर मैं खुद इनके सीने से लग गई और ये एहसास दिलाया कि हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ। वो मेरा चेहरा देखने लगे जहाँ खुशी आया थी। अगर तुम्हारी बाजी फातिमा को पता चला तो। अरशद को अपनी बीवी की फिक्र सताने लगी थी। कैसे पता चलेगा, वो दवाई खाकर सोती हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। मेरे तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। 15 साल की उम्र में मैंने अपनी मर्जी से अपनी इज्जत उतार दी थी। मैंने अरशद को अपना सब कुछ सौंप दिया था। अरशद भी मेरे साथ इस गुनाह में बराबर के शरीक हो गए थे। अगली रात मैंने जानबूझकर हादी को खांसी का सिरप पिला दिया और पीते ही हादी गहरी नींद सो गया। एक बार फिर रात होते ही और अरशद एक हो गए और एक सिलसिला ऐसे ही चल निकला। सारा दिन मैं बाजी और बच्चों की खिदमत करती ताकि बाजी भी खुश रहे और रात भर गुनाह करती। पूरे 40 दिन बाजी ठीक हुई तो मुझे घर वापस आना पड़ा। बाजी ने मुझे नया जोड़ा दिलाकर घर भेजा था और अरशद ने भी मुझे पैसे दिए थे। बाजी ने सीने से लगाकर मुझे ढेरों दुआएं दी और कहने लगी, तुमने मुझे पर बहुत एहसान किया है। बाजी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी थी। मेरी भोली भाली बड़ी बहन इस बात से अनजान थी कि कैसे मैं इसके शौहर की दिल में जगह बना चुकी थी। घर वापस दिल अरशद में ही अटका हुआ था। अब तन्हा रहना मुश्किल हो गया था। मैं सारी रात अरशद के बारे में सोचती रहती। मुझे जाना पड़ता। पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हो चुका था। मैंने सुबह उठते ही बाजी को फ़ोन मिलाया। मैं अपना कुछ सामान जानबूझकर वहाँ छोड़ आई थी। मैंने बाजी से कहा कि अभी भाई अरशद के हाथ भिजवा दें, वो मुझे स्कूल भी छोड़ देंगे।
अरशद उसी वक्त टैक्सी लेकर घर से निकलते थे। इनका वो हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं था। थोड़ी देर में वो आके मैं अपना सामान लिया और अम्मा को पकड़ा कर खुद अरशद के साथ टैक्सी में बैठ गई। इनकी नज़रें शीशे में मुझ पर ही जमी हुई थी। मैंने नाराज़गी से मुंह फेर लिया था। वो फौरन पूछने लगे कि क्या बात है, क्यों नाराज़ हो? मुझे रात भर नींद नहीं आई और आपकी शक्ल देखकर लगता है आप खूब सुकून से सोए हैं। मेरी बात सुनते ही मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, क्या हाँ यार, अब तो मुझे वो मोहब्बत सी हो गई है। रात भर तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। अरशद ने अपनी टैक्सी स्कूल की तरफ लेने की बजाय दूसरे ही रास्ते पर डाल दी। मैं हैरान हुई तो कहने लगे, कुछ वक्त साथ गुजारना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि वो मेरे लिए इस कदर बेकरार होंगे। इनकी बातों ने मुझे हवाओं में पहुंचा दिया था। कल तक जो मर्द नज़र उठाकर भी मुझे नहीं देखता था, आज वो मेरे लिए तड़प रहा था। आधा दिन इनके साथ गुजार कर मैं घर वापस आ गई थी। थकन से पूरा जिस्म टूट रहा था। बिस्तर पर गिरते ही मेरी आंख लग गई। शाम को फातिमा बाजी की आती आवाज़ों पर मेरी आंख खुल गई। मैं घबरा गई कि बाजी को पता तो नहीं चल गया। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली तो बाजी और अम्मा सहन में बैठी बातें कर रही थी। बाजी मेरी तारीफों में मगन थी कि मैंने किस तरह इनका घर संभाल लिया था। मैंने शुक्र अदा किया कि इसे इल्म नहीं हुआ। बाजी अम्मा से मिलने आई थी। कुछ ही देर में वो वापस चली गई। मैंने बाजी से कह दिया था क्या बाहर रोज मुझे स्कूल अरशद भाई ही छोड़कर आएगा। बाजी कहने लगी, इसमें क्या बड़ी बात है, अरशद ने आज तक मेरी कोई बात रद्द नहीं की, मैं इनसे कह दूंगी। बाजी को अपने शौहर पर बड़ा ही नाज था। वो फख्र से अपनी और अरशद भाई की मोहब्बत का जिक्र किया करती थी। मुझे आज पहली दफ़ा अपनी बहन पर हंसी आई थी और अरशद रोज़ाना मुझे स्कूल छोड़ने जाते, लेकिन इससे पहले कि कुछ वक्त मेरे साथ ज़रूर गुजारते। हफ्ता इतवार मैं इनके घर रहने चली जाती तो वो बाजी को नींद की दवा खिलाकर मेरे पास आ जाते। हर गुजरते दिन के साथ अरशद की मोहब्बत मेरे लिए बढ़ती ही चली गई। वो मुझसे बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहते थे। अब इन्हें बाजी में दिलचस्पी नहीं रही थी। दोनों बच्चों में सारा दिन वो मगन रहती और बच्चों की पैदाइश के बाद वो बेढाल सी भी हो गई थी। औरत का वजूद हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो अपनी जान से दूसरी जान पैदा करती है और इस अमल में इसका सारा हुस्न ख़त्म हो जाता है। बाजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अगर मैं अरशद की तरफ पेश कदमी ना करती तो शायद इन्हें इस बात का एहसास ना होता। लेकिन मेरे जैसे खिलती हुई कली जब खुद ही इनकी झोली में जा गिरे तो वो बाजी पर क्यों नज़र डालते। अरशद ने एक दिन ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। वो मुझसे शादी करना चाहते थे। ये सुनते ही मेरी सांस रुक गई। ये कैसे मुमकिन था? हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता था वो ढका छुपा था और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं थी। मैंने हैरत से अरशद से पूछा, क्या ये कैसे मुमकिन है? आप तो पहले से ही मेरी बहन के शौहर हैं। मैं आपसे किस तरह शादी कर सकती हूँ? अरशद मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि जिस तरह मेरे साथ वक्त गुजार सकती हो इसी तरह शादी भी तो कर सकती हो। मुझे इतना तो मालूम था कि मर्द से दो बहनें एक वक्त में निकाह नहीं कर सकती। और यही बात जब मैंने अरशद से कही तो उन्होंने संग दिली का मुजाहरा करते हुए कहा कि वो फातिमा को तलाक दे देंगे। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तो बस वक्ती तौर पर अपने जज्बात की तस्कीन चाहती। सच था कि मुझे अरशद अच्छे लगते थे, लेकिन ये इसका मतलब हरगिज नहीं था कि मैं अपनी बहन और उसके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती। मेरी तो ये सोचकर ही जान निकल गई कि मेरे माँ बाप को ऐसी कोई बात पता चली वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। मैं अपनी बहन और ख़ानदान वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैंने अरशद को सख्ती से मना कर दिया कि वो ऐसी गलती करने के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि मैं किसी सूरत इनसे शादी नहीं कर सकती थी। मेरी बात सुनते इन्हें गुस्सा आ गया और वो कहने लगे, उस वक्त जब तुमने खुद मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया था तब तुम्हें अपनी बहन और उनके बच्चों का ख्याल ना आया, अपने माँ बाप की फिक्र ना हुई और ना ही ख़ानदान वालों का ख्याल आया। और जब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकता तो तुम्हें ये सारी बातें याद आ रही हैं। अरशद की हालत अजीब सी हो रही थी। वो मेरे कदमों में बैठकर कहने लगे, देखो इरम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और किसी भी कीमत पर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे भी अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत है। मैंने सिर्फ तुम्हारी बहन को छोड़ने की बात की है, अपने बच्चों की नहीं। अरशद की वो मोहब्बत जिसे पाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी, मुझे एक मुसीबत मालूम हो रही थी क्योंकि वो शादी के पीछे ही पड़ गया था। मैंने दो टोक लफ्ज़ों में से कह दिया कि ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। मैं छुप कर तो उसकी हो सकती हूँ लेकिन दुनिया के सामने नहीं। मेरा उखड़ा हुआ लहजा और अंदाज देकर अरशद खामोश हो गए और कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो मैं फिर तुमसे छुप छुप कर मिलना नहीं चाहता। उस दिन के बाद से अरशद मुझे दोबारा स्कूल छोड़ने के लिए भी ना आए और ना ही अपने घर रहने के लिए बुलाया। मुझे कुछ पल के लिए सुकून एहसास हुआ था कि कम अज कम अरशद अपनी शादी वाली बात से तो पीछे हट गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी इनके साथ वक्त गुजारने के लिए बेचैन थी।
मुझे गुनाह की आदत पड़ चुकी थी और गुनाहों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। 6 माह का अरसा ऐसे ही गुजर गया था। फातिमा बाजी अपने घर में बहुत खुश थी। इन्हें दोनों मेरे लिए मेरे एक कज़न का रिश्ता आ गया। अम्मा ने अरशद और बाजी को बुलाया ताकि मशवरा किया जा सके। अरशद को जैसे इस रिश्ते का इल्म हुआ तो इनके चेहरे का रंग उतर गया। वो अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने घबरा कर नज़रें झुका ली, कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। अरशद ने अम्मा से कहा कि इतनी जल्दी ठीक नहीं है, इरम को अपनी तलीम पूरी करने दें। अरशद कुछ ही देर में बाजी को लेकर अपने घर चले गए। 1 हफ्ते के बाद अरशद का रात के वक्त फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन को गोली लग गई है, मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, तुम लोग भी फ़ौरन पहुँचो। इनकी बात सुनकर मेरे औसान ख़ता हो गए कि इससे पहले कि मैं कोई सवाल पूछती हूँ उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अस्पताल का नाम वो बता चुके थे, इसलिए मैं अम्मा को लेकर अस्पताल पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर पता चला कि बाजी और अरशद एक शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे कि डकैतों ने सुनसान जगह पर टैक्सी को रोक लिया और बाजी से इनका जेवर मांगा। जब बाजी ने अपना जेवर देने से इनकार किया, उन्होंने बाजी को मार दिया। छोटी बेटी के बाजी की गोद में थी, इसलिए गोली इस नन्ही सी जान को भी लग गई थी। वो थोड़ी देर में डॉक्टर ने आकर बताया कि बाजी और इनकी बेटी दोनों ही अपनी जान की बाजी हार गए हैं। ये खबर हमारे लिए किसी क़यामत की तरह थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बड़ी बहन इस तरह अचानक मुझे छोड़कर चली जाएगी। ये पुलिस केस था, इसलिए पुलिस भी आ गई थी। वो लोग अरशद से सवाल जवाब कर रहे थे। अगले रोज़ बाजी और नन्ही सी परी की तदफीन भी हो गई थी और 2 साल का हादी मेरी गोद में आ गया था। वो मासूम सा बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ से हाथ धो बैठा था। मैं सारा वक्त इसे संभालती और जब अरशद को देखती तो वो मुझे बहुत ही टूटे हुए नजर आते। बाजी के इंतकाल के बाद वो उसे अपने घर नहीं गए, घर रुक गए थे। लेकिन ये सब कब तक ऐसा रहता, इसलिए अम्मा ने फैसला किया कि वो मेरी शादी अरशद से करवा कर मुझे इनके साथ रुखसत कर देंगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अरशद की शादी वाली बात इस तरह सच साबित हो जाएगी। शायद मेरे मुकद्दर ने इस तरह हम दोनों को मिलना लिखा हुआ था। मैं खुशी थी कि चलो हम एक नाजायज़ तलक से निकलकर एक जायज़ रिश्ते में बंध जाएंगे। शाम को सादगी से मेरा निकाह था। मैं तैयार होकर कमरे में बैठी हुई थी जब भी मुझे खबर मिली कि दरवाजे पर पुलिस आई है और उन्होंने अरशद को गिरफ्तार कर लिया है। ये खबर सुनकर मैं फ़ौरन बाहर, तो वाकई पुलिस वाले हथकड़ी लगा रहे थे और अम्मा का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस वालों ने बताया कि अरशद ने अपने एक दोस्त को 50,000 रुपये देकर अपनी बीवी और बेटी को ख़त्म करवाया है, मगर अब इसका वही दोस्त पकड़ा जा चुका था। पुलिस को मार से बचने के लिए उसने सब कुछ बता दिया कि अरशद अपनी साली से मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था। इसके साली के साथ पीछे कई सालों से तल्लुकात थे, इसलिए अब बीवी को रास्ते से हटाने के लिए इसने अपने दोस्त को पैसे दिए थे। पुलिस वालों की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी माँ को तो यकीन ही नहीं आया था कि इनका जान से भी प्यारा दामाद ऐसी कोई गिरी हुई हरकत कर सकता है। अरशद की पुलिस वाले के ले गए और मैं अपनी जगह ज़मीन बोस हो गई थी। मैंने अपनी नादानी में अपनी बहन की ज़िंदगी उजाड़ दी थी। मेरी बहन की वो मौत का असल जिम्मेदार अरशद नहीं बल्कि मेरी गंदी नज़र थी जो मेरी बहन की ज़िंदगी को खा गई थी। मैंने एक नज़र हादी पर डाली। वो बेचारा तो माँ के बाद भी माँ बाप से भी महरूम हो गया था। अरशद को तो अदालत से सज़ा मिलनी थी, लेकिन मुझे सारी ज़िंदगी ज़मीर की अदालत में खड़े रहना था और ये सज़ा शायद अरशद की सज़ा से कहीं बढ़कर थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी इस बोझ के साथ कैसे गुजारूंगी। अरशद को अदालत की तरफ से सज़ाए मौत सुना दी गई थी। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। अरशद का बेटा जवान हो गया है। हकीकत जानने के बाद वो मुझसे नफरत करता है। मैंने आज तक शादी नहीं की। मेरा रंग जलकर काला स्याह हो गया है। मैं बहुत सी बीमारियों में घेर लिया है। मैं दिन रात तड़पती हूँ। मुझे मौत भी नज़र नहीं आती। इस दुनिया में भी अपने गुनाहों की सज़ा काट रही हूँ और आखिरत में भी इसका हिसाब देना होगा। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।